हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास पर। आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास पर, और मध्य प्रदेश के इतिहास को आज हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास की। तो मध्य प्रदेश ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अद्वितीय है। तो मध्य प्रदेश क्या है? ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अद्वितीय है। इसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। आदिमानव के विकास की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। तो जो आदिमानव था या आदिमानव थे, उनके विकास की जो यात्रा थी वो इसी मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई। यहाँ की भौतिक बनावट में प्राचीनतम से नवीनतम तक की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जो क्या है, मध्य प्रदेश की भौतिक बनावट है उसमें प्राचीनतम से नवीनतम तक की चट्टानें पाई जाती हैं। गुफाओं से प्राप्त शैल चित्रों तथा कलात्मक आकृतियों से मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता और जीवन का अनुमान प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश में जो गुफाएं हैं उनसे जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं और जो कलात्मक आकृतियां हैं उनसे प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता और जीवन का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान होता है। ये चिन्ह कहाँ से मिले हैं? तो निमाड़, भोपाल, बरखेड़ा, सागर, मंदसौर, रीवा, पन्ना, रायसेन, नरसिंहगढ़, आदमगढ़, होशंगाबाद आदि जगहों पर पाए गए हैं। तो ये जो क्या हैं, चिन्ह हैं प्रागैतिहासिक कालीन जो चिन्ह हैं, ये निमाड़, भोपाल, बरखेड़ा, सागर, मंदसौर, रीवा, पन्ना, रायसेन, नरसिंहगढ़, आदमगढ़, होशंगाबाद आदि जगहों से पाए गए हैं। कुछ स्थानों पर तो हिप्पोपोटामस के अवशेष भी मिले हैं। तो कुछ स्थानों पर, मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तो हिप्पोपोटामस के अवशेष भी मिले हैं। आदिमानव द्वारा शिकार के लिए प्रयुक्त नुकीले पत्थर, हड्डियों आदि के हथियार भी अनेक स्थलों पर मिले हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो आदिमानव के द्वारा शिकार किया जाता था उसमें जो प्रयुक्त क्या नुकीले पत्थर थे और हड्डियाँ थी, ये भी हड्डियों के जो हथियार थे ये भी क्या है, अनेक स्थानों से मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं पाषाण और ताम्र पाषाण काल की। सबसे पहले ताम्र पाषाण काल की बात कर लेते हैं। तो पाषाण और ताम्र पाषाण काल में मध्य प्रदेश कैसा था? तो नर्मदा घाटी में ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, नर्मदा घाटी में ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता का विकास हुआ। तो नर्मदा घाटी में ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता का विकास हुआ। इसके मुख्य केंद्र नागदा, महेश्वर, नावडा टोली, कामका, बरखेड़ा, एरण आदि माने जाते हैं। तो ये जो सभ्यता थी इसका जो मुख्य केंद्र थे वो कौन कौन से थे? तो नागदा, महेश्वर, नावदा टोली, कामका, बरखेड़ा, एरण, ये स्थान क्या हैं जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की समकालीन सभ्यता नर्मदा घाटी के समक्ष जो है तो विकसित हुई थी और उसके क्या है, मुख्य केंद्र है। तो मुख्य केंद्र कौन कौन से? नागदा, महेश्वर, नावदा टोली, कामका, बरखेड़ा, एरण आदि माने जाते हैं। इन स्थानों में खुदाई करने पर धातु के बर्तन, औजार, मृदभांड आदि मिले हैं। तो जो ये स्थान थे इनकी खुदाई करने पर क्या मिला है? धातु के बर्तन, औजार, मृदभांड आदि मिले हैं। इससे पता लगता है कि नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, चंबल आदि नदियों के किनारे सिंधु सभ्यता का उदय और विकास हुआ होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि जो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, चंबल आदि नदियाँ थीं इनके किनारे क्या हुआ होगा, इस सभ्यता का उदय हुआ होगा। इसका काल निर्धारण ईसा पूर्व 2000 से लेकर के 800 के मध्य किया गया है। और इसका जो क्या है, काल निर्धारण है 2000 ईसा पूर्व 2000 से लेकर के ईसा पूर्व 800 के मध्य किया गया है। इस युग में यह सभ्यता आदिम नहीं रह गई थी। और इस युग में जो ये सभ्यता थी ये आदिम नहीं रह गई थी, उनका घुमंतु जीवन प्राय समाप्त हो गया था। और जो क्या थे, आदि मानव थे, उनके घुमंतु जो जीवन थे वो समाप्त हो गए थे।
कृषि की जाने लगी थी और वो क्या करने लगा था, खेती करने लगा था। अनाजों और दालों का उत्पादन होने लगा था और जो अनाजें और दालें थी इनका भी उत्पादन होने लगा था। कृषि उपकरण धातु के बनने लगे थे और उस टाइम पर जो ये सभ्यता थी, इस सभ्यता में जो कृषि के उपकरण थे ये धातुओं के बनने लगे थे। मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता था, वह इन पर पालिश की जाती थी। और उस टाइम पर क्या होता था, जो मिट्टी के बर्तन थे इनको पकाया जाता था और इन पर क्या की जाती थी, पालिश की जाती थी। पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि प्रमुखता से पाले जाते थे। तो पशुओं में क्या था, गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि क्या थे, प्रमुखता से पाले जाते थे। आभूषणों व कीमती पत्थरों आदि का उपयोग श्रृंगार के लिए होता था। तो जो आभूषण और कीमती पत्थर थे इनका उपयोग किसके लिए होता था, तो श्रृंगार के लिए इनका उपयोग होता था। मकान निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग प्रारंभ हो गया था। तो मकान निर्माण में पक्की ईंटों का जो उपयोग था ये प्रारंभ हो गया था। हिरण, मछली व पशु पक्षियों का शिकार इस काल में भी किया जाता था। हिरण, मछली व पशु पक्षियों का शिकार भी क्या करते थे, इसी काल में करते थे। इस काल में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे और इस काल में जो लोग थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मतलब ये क्या करते थे, आहार और मांस दोनों खाते थे। लोग अनेक उद्योग धंधों और व्यापार करते थे। तो जो लोग थे वो अनेक उद्योग धंधे और व्यापार करते थे। ईरान और अफगानिस्तान से उनके व्यापारिक संबंध थे। ईरान और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान था उनसे भी क्या था, इनका व्यापारिक संबंध था। आदिकालीन जादू टोने के स्थान पर व्यवस्थित धार्मिक विश्वासों का प्रचलन था। तो जो क्या था, पुराने समय के जादू टोने के स्थान पर क्या था, उस टाइम पर व्यवस्थित धार्मिक विश्वासों का प्रचलन था। लोग वृषभ, मातृदेवी, पशुपति, पशुओं और वृक्षों की पूजा करते थे। तो लोग क्या करते थे, वृषभ की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, पशुओं और वृक्षों की पूजा करते थे। आगे बात करते हैं प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, प्राचीन काल ऋग्वेद में दक्षिणापद तथा रेवोत्तर शब्दों, प्राचीनकालीन ऋग्वेद में दक्षिणापद तथा रेवोत्तर शब्दों के उपयोग से यह लगता है कि आर्यों को नर्मदा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का ज्ञान था। तो जो ऋग्वेद है उसमें क्या दक्षिणापथ और रेवोत्तर जो शब्द हैं इनका जो उपयोग किया गया है, इससे ये पता चलता है कि आर्यों को नर्मदा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का ज्ञान था। ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन, सोत्श्रुत और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र इसी क्षेत्र में बसे तथा बाद में अग्नि, पाराशर, भार्गव, भारद्वाज भी यहाँ आए। तो ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन, स्रोतसूत्र और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की यदि माने तो जो विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र थे वो इसी क्षेत्र में बसे थे और बाद में यहाँ पर अग्नि, पाराशर, भार्गव और भारद्वाज भी यहीं पर आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कारकोट नागवंशी शासकों ने नर्मदा क्षेत्र में राज्य किया था। तो अगर पौराणिक कथाओं की माने तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कारकोट के जो नागवंशी शासक थे उन्होंने नर्मदा क्षेत्र में ही क्या किया था, राज्य किया था। मौनेय गंधर्वों से जब उनका संघर्ष हुआ तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायता के लिए भेजा था। तो मौनेय गंधर्वों से जब क्या हुआ था, नागवंश के शासकों का संघर्ष हुआ तो अयोध्या के जो इक्ष्वाकु नरेश मांधाता थे उन्होंने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायता के लिए भेजा था। उसने गंधर्वों को पराजित किया और पुरुकुत्स ने क्या किया था, गंधर्वों को पराजित किया था। नाग कुमारी नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स के साथ कर दिया गया था और उसके बाद जो नाग कुमारी नर्मदा थी इनका विवाह पुरुकुत्स के साथ कर दिया गया था। पुरुकुत्स ने रेवा का नाम नर्मदा कर दिया और जो वो पुरुकुत्स थे उन्होंने ही रेवा का नाम क्या किया था, नर्मदा कर दिया। इसी वंश के मुचुकुंद ने ऋक्ष और परियात्र पर्वत मालाओं के बीच नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी स्थापित की। तो पुरुकुत्स ने क्या किया, रेवा जो नदी थी उसका नाम परिवर्तित करके नर्मदा कर दिया। इसी वंश के जो मुचुकुंद थे उन्होंने ऋक्ष और परियात्र पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी स्थापित करी। तो मांधाता नगरी बसाने का श्रेय मुचुकुंद को है और रेवा का नाम नर्मदा रखने का श्रेय किसको जाता है, तो पुरुकुत्स को जाता है। तो मुचुकुंद और पुरुकुत्स ये क्या हैं, जो है तो प्राचीन भारत के जो प्राचीन जो मध्य प्रदेश था प्राचीन काल में, तो उसके क्या हैं, ये राजा हैं। आगे बात कर लेते हैं
यदु कबीले की है अथवा वितिहव्य शाखा के शासकों के काल में इस क्षेत्र में वैभव में वृद्धि हुई। तो जो यदु कबीले की है शाखा थी उसके शासकों के काल में जो ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में के वैभव में क्या हुई, वृद्धि हुई। है राजा महिस्मत ने नर्मदा के किनारे महिस्मती नगरी की स्थापना करी। तो जो क्या थे, है राजा थे और महिस्मत, उन्होंने क्या किया था, नर्मदा नदी के किनारे महिस्मती नगरी की स्थापना की। उसने इक्ष्वाकुओं और नागों को पराजित किया और उसने भी क्या किया, इक्ष्वाकु वंश के शासकों और नाग वंश के शासकों को, राजाओं को पराजित किया। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर भारत के अनेक क्षेत्र उसके अधीन थे। तो जो है वंश का कबीला था उसके अधीन क्या थे, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर भारत के भी अनेक क्षेत्र थे। उसने कारकोट नागों, अयोध्या के पौरव राज त्रिशंकु और लंकेश्वर रावण को पराजित किया था। तो उन्होंने क्या किया था, कारकोट के नागों, अयोध्या के पौरव राज और त्रिशंकु और लंकेश्वर रावण को पराजित किया। कालांतर में गुर्जर देश के भार्गवों से संघर्ष में हैहयों का पतन हो गया। तो बाद में क्या हुआ, गुर्जर देश के जो भार्गव थे उनसे संघर्ष करते हुए जो है वंश था उसका पतन हुआ। उसकी शाखाओं ने तुंडी के दमोह, त्रिपुरी दसार्ण, त्रिपुरी जबलपुर, दसार्ण विदिशा, अनूप निमाड़ और अवंती आदि जनपदों की स्थापना की थी। तो उनकी जो शाखाएं थी उन्होंने ही क्या किया था, तुंडी के दमोह, त्रिपुरी जबलपुर, दसार्ण विदिशा, अनूप निमाड़ और अवंती आदि जनपदों की स्थापना करी थी। आगे बात कर लेते हैं महाकाव्य काल। मध्य प्रदेश में महाकाव्य काल कैसा था। तो महाकाव्य काल भारत के दो महाकाव्य हैं, रामायण तथा महाभारत। तो रामायण तथा महाभारत क्या हैं, भारत के दो महाकाव्य हैं। और महाकाव्य काल में क्या था, रामायण और महाभारत काल में मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग वनों से घिरे हुए थे। तो क्या था, रामायण तथा महाभारत काल में क्या था, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, ज़्यादातर जो भाग थे वो वनों से घिरे हुए थे। कुछ भाग पर ही मानव बसे हुए थे और कुछ भाग पर ही क्या थे, मानव बसे हुए थे। जंगलों में बसने वाले आदिम निवासियों की प्रदेश एवं भारत के अन्य भागों में निवासियों की अपेक्षा एक अलग संस्कृति थी। तो जंगलों में बसने वाले आदिम जो निवासी थे, आदिम निवासियों की प्रदेश एवं भारत के अन्य भागों के निवासियों की अपेक्षा एक अलग संस्कृति थी। जबकि दूसरी ओर आर्यों में यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे। तो जबकि दूसरी ओर क्या था, आर्यों में जो यदुवंशी नरेश मधु थे वो क्या थे, इस क्षेत्र के शासक थे। वे अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। और वो क्या थे, अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। विंध्य सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के कांठे का दक्षिणी भाग और गुर्जर देश के कई क्षेत्र उनके अधीन थे। तो विंध्य सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के किनारे जो कांठे का भाग था, कांठे के शासकों का भाग था, और दक्षिण भाग और गुर्जर देश के कई क्षेत्र उनके अधीन थे। राम ने अपने वनवास का कुछ काल दंडकारण्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बिताया था। तो भगवान राम ने अपने वनवास का क्या किया था, कुछ समय दंडकारण्य वर्तमान छत्तीसगढ़ में बिताया था। तत्पश्चात शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने विदिशा पर शासन किया। और उसके बाद क्या हुआ था, जो शत्रुघ्न के पुत्र थे शत्रुघाती, उन्होंने क्या किया था, विदिशा पर शासन किया था। कुशावती को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो कुशावती इनकी राजधानी थी। तो कुशावती शत्रुघ्न के पुत्र की राजधानी थी। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ की सभ्यता 2.5 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। तो अगर वहाँ से जो खुदाई के अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि जो यहाँ की सभ्यता थी वो 2.5 लाख वर्ष से भी प्राचीन है। पुराणों के आधार पर ज्ञात होता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के वनों में कभी निषाद जाति के लोग रहते थे। तो पुराणों के आधार पर हमें पता चला है, पुराणों के आधार पर ज्ञात होता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के वनों में कभी निषाद जाति के लोग रहते थे, जिनका आर्यों के साथ संपर्क था। जिनका क्या था, आर्यों के साथ संपर्क था। महाभारत काल में यादव वंशी नरेश नील अनूप के शासक थे। तो जो यादव वंशी क्या थे, नरेश नील थे, वो कहाँ के शासक थे, तो अनूप या निमाड़ के शासक थे। विंद क्या थे, अवंती के, और अनुविद विदिशा के नरेश थे। तो जो नील थे वो अनूप के शासक थे, विंद अवंती के थे, और अनुविंद कहाँ के थे, विदिशा के शासक थे। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय
यहाँ के वनों में बिताया था। तो जो पांडव थे उन्होंने भी क्या किया था, अपने अज्ञातवास का कुछ समय क्या किया था, यहाँ पर बिताया था, यहाँ के वनों में बिताया था। कुंतलपुर, कौंडिया, माहिष्मती, उज्जैनी, विराटपुर, सोहागपुर महाकाव्य काल के प्रसिद्ध नगर थे। तो कुंतलपुर, कौंडिया, महिष्मती, उज्जैनी, विराटपुर, जिसको कि सोहागपुर के नाम से भी जाना जाता है, महाकाव्य काल के क्या थे, प्रसिद्ध नगर थे। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरह से बनेगा दोस्तों। प्रश्न कैसे बनेगा ये थोड़ा सा समझिए। प्रश्न बनेगा कि महाकाव्य काल के प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य काल के प्रसिद्ध नगर थे या कौन प्रसिद्ध नगर नहीं थे, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो वहाँ पे याद रखना है कि कुंतलपुर, कौंडिया, महिष्मती, उज्जैनी, विराटपुर, सोहागपुर ये क्या थे, महाकाव्य काल के प्रसिद्ध नगर थे। आगे बात कर लेते हैं महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में मध्य प्रदेश में क्या घटनाक्रम हुआ उसको देख लेते हैं। तो महाजनपद काल ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। तो महाजनपद काल ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। महिष्मती एवं उज्जैनी इसकी 2 राजधानियां थी। तो जो क्या था, अवंती महाजनपद था ये बहुत ज़्यादा विशाल था और महिष्मती और उज्जैनी इसकी क्या थी, 2 राजधानियां थी। तो ईसा पूर्व की जो 6ठी शताब्दी थी उसमें 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। महिष्मती और उज्जैनी इसकी क्या थी, 2 राजधानियां थी। विदिशा और एरण इसके अन्य प्रमुख नगर थे। तो विदिशा और एरण क्या थे, महाजनपद काल के जो अन्य प्रमुख नगर थे। महासेन चंद्र प्रद्योत यहाँ का शासक था और जो महासेन चंद्र प्रद्योत था ये यहाँ का शासक था। मगध के शासक बिंबिसार और महात्मा सिहोरा बुद्ध का समकालीन था। तो महात्मा जो सिहोरा थे वो बुद्ध के समकालीन थे। तो मगध के शासक बिंबिसार एवं महात्मा सिहोरा महात्मा बुद्ध जिन्होंने महात्मा सिहोरा बुद्ध का समकालीन था। आगे बात कर लेते हैं मौर्य काल की। तो मध्य प्रदेश में मौर्य काल क्या था, तो जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में स्थित रूपनाथ ग्राम की चट्टान पर अंकित 326-184 ईसा पूर्व अशोक का अभिलेख महान सम्राट अशोक की स्मृति दिलाता है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में स्थित जो रूपनाथ ग्राम की चट्टानों में अंकित 326-184 ईसा पूर्व अशोक का शिलालेख है, वो महान सम्राट अशोक की स्मृति को दिलाता है, स्मृति को बताता है। उसका उत्थान उज्जैन से हुआ था और उसका जो उत्थान था वो कहाँ से हुआ था, उज्जैन से हुआ था। कौन था, अशोक था, इसका उत्थान उज्जैन से हुआ था। उसने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री श्रीदेवी से प्रेम विवाह किया था। श्रीदेवी भगवान बुद्ध की परिजन थी। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो विदिशा के जो एक व्यापारी थे उनकी पुत्री श्रीदेवी से अशोक ने क्या किया था, प्रेम विवाह किया था। और श्रीदेवी क्या थी, भगवान बुद्ध की परिजन थी, मतलब भगवान बुद्ध की अनुयायी थी। अशोक ने उज्जैनी और कसराबद निमाड़ में स्तूपों का निर्माण करवाया तथा सम्राट बनने के बाद सांची, रायसेन तथा भरहुत सतना के विश्व प्रसिद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। तो अशोक ने उज्जैनी और कसराबद निमाड़ में स्तूपों का निर्माण करवाया। जब वह सम्राट बना तो सांची, रायसेन, भरहुत, सतना के विश्व प्रसिद्ध स्तूपों का भी निर्माण कराया। सम्राट अशोक ने रूपनाथ, जबलपुर, पवाया, बेसनगर, एरण आदि स्थानों पर स्तंभ स्थापित कराए। और सम्राट अशोक के कार्यों की यदि बात करें तो रूपनाथ, जबलपुर, पवाया, बेसनगर, एरण आदि स्थानों पर स्तंभ स्थापित कराए थे। 4वीं-5वीं सदी में मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो क्या था, 4वीं-5वीं सदी में जो मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी थी इसको गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। आगे बात कर लेते हैं शुंग और कुषाण काल की। तो मध्य प्रदेश में शुंग और कुषाण काल की यदि बात करें तो मौर्यों के पतन के बाद शेष भारत की तरह मध्य प्रदेश में भी शुंग वंश का शासन रहा। तो जैसे क्या हुआ, मौर्यों का पतन हुआ तो जैसे पूरे भारत में क्या हुआ था, शुंग वंश का शासन था, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, शुंग वंश का शासन रहा। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने सर्वप्रथम विदिशा में अपना राज्य स्थापित किया। तो यहाँ पे ये शुंग वंश
के जो पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ पर विदिशा में अपना राज्य स्थापित किया। सातवाहनों ने त्रिपुरी, विदिशा तथा अनूप आदि में अपना राज्य स्थापित किया। सातवाहन जो शासक थे उन्होंने त्रिपुरी, विदिशा और अनूप आदि में अपने राज्य को स्थापित किया। कुषाणों ने भी यहीं के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था, और जो कुषाण थे इन्होंने भी यहीं के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था। नागवंश का 9 शताब्दियों तक विदिशा में शासन रहा, और जो नागवंश के क्या थे शासक थे उन्होंने 9 शताब्दियों तक, लगभग 900 सालों तक विदिशा में शासन किया। शकों से संघर्ष हो जाने के उपरांत वे विंध्य प्रदेश में चले गए, और जब उनका क्या हुआ, शकों से संघर्ष हुआ, तब वो विंध्य प्रदेश में चले गए। 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के उत्कर्ष के पूर्व विंध्य शक्ति के नेतृत्व में वाकाटकों ने मध्य प्रदेश के कुछ भाग पर शासन किया। तो 4वीं शताब्दी में क्या हुआ, गुप्त वंश के उत्कर्ष के पहले जो विंध्य शक्ति का नेतृत्व था उसमें वाकाटकों ने क्या किया था, मध्य प्रदेश के कुछ भाग पर शासन किया था, और छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट आदि स्थानों से वाकाटकों के कई ताम्रपत्र मिले हैं। तो वाकाटक वंश के जो शासक थे, उनका जो संस्थापक विंध्य शक्ति था, उसके कई क्या हैं ताम्रपत्र मिले हैं छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट आदि स्थानों से। आगे बात कर लेते हैं गुप्त काल की। तो मध्य प्रदेश में गुप्त काल सन 320 से 510 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंशी शासकों का भारत में आधिपत्य रहा। तो भारत में आधिपत्य 320 से 510 ईस्वी तक गुप्त वंशी शासकों का रहा, और इस वंश का प्रतापी जो सम्राट था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। तो गुप्त वंश का जो प्रतापी सम्राट था वो कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, जिसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। तो इसने क्या किया, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त वंश के पतन के बाद इस क्षेत्र में अनेक राज्य स्थापित हुए। तो गुप्त वंश का जब पतन हुआ तो उसके बाद इस क्षेत्र में अनेक राज्य स्थापित हुए। हूणों ने तोरमाड़ व मिहिर कुल के नेतृत्व में मालवा, सागर तथा एरण तक का क्षेत्र रौंदा। हूणों ने क्या किया, तोरमाड़ और मिहिर कुल के नेतृत्व में मालवा, सागर तथा एरण तक के क्षेत्र को क्या किया, जीत लिया। बाद में 10पुर मंदसौर के यशोवर्मन ने मिहिर कुल को यहाँ से खदेड़ दिया, और बाद में 10पुर मंदसौर के जो शासक थे यशोवर्मन, उन्होंने क्या किया, मिहिर कुल को यहाँ से खदेड़ा। प्राचीन भारत में अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन उत्तरी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को अपने अधीन करने में सफल हुआ। तो प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन उत्तरी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को अपने अधीन करने में सफल हुआ। बाणभट्ट की कादंबरी में उल्लेख है कि हर्षवर्धन विंध्य व नर्मदा के उत्तरी भाग का शासक था। तो जो कादंबरी है बाणभट्ट द्वारा रचित जो कादंबरी ग्रंथ है, उसमें हर्षवर्धन विंध्य और नर्मदा के उत्तरी भाग का शासक बताया गया था। आगे बात कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ में मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में राजपूत राजाओं का शासन था। तो मध्यकालीन इतिहास जब प्रारंभ हो रहा था उस टाइम पर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में राजपूत राजाओं का क्या था, शासन था। यहाँ अनेक छोटे बड़े राज्य थे। यहाँ पर क्या था, अनेक छोटे बड़े राज्य थे। मालवा में परमारों ने, विंध्य प्रदेश में चंदेलों और महाकौशल में कलचुरियों ने अपने अपने राज्यों की स्थापना की। तो क्या था, मालवा में परमारों ने, विंध्य प्रदेश में चंदेलों और महाकौशल में कलचुरियों ने अपने अपने राज्यों की स्थापना की। इस वंश के शासकों ने दक्षिणी कौशल तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर दिया था। इस वंश के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, दक्षिणी कौशल तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर दिया था। विदिशा कुछ समय तक राष्ट्रकूटों के अधीन रहा था, और जो विदिशा था वो कुछ समय तक राष्ट्रकूटों के अधीन रहा था। इनके अवशेष ग्वालियर, धर्मनगर, ग्यारसपुर आदि में पाए गए हैं। इनके जो क्या हैं अवशेष हैं वो ग्वालियर, धर्मनगर, ग्यारसपुर आदि में पाए गए हैं। 10वीं शताब्दी के आसपास मालवा के परमारों ने, जो राष्ट्रकूटों की एक शाखा थे, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने क्या किया, धार को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के मुंज व भोज ने सर्वाधिक ख्याति अर्जित की। इस वंश के क्या थे, जो मुंज और भोज थे, उन्होंने सर्वाधिक ख्याति अर्जित की। मुंज ने त्रिपुरी के कलचुरियों, राजस्थान के चौहानों तथा गुजरात और कर्नाटक के चालुक्यों से संघर्ष किया। तो जो क्या थे, मुंज थे, उन्होंने त्रिपुरी के कलचुरियों, राजस्थान के चौहानों और गुजरात तथा कर्नाटक के चालुक्यों के साथ संघर्ष किया। मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास में राजा भोज का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने भोपाल नगर की स्थापना की थी। तो जो राजा भोज थे उन्होंने कहा किस नगर की स्थापना की थी, तो भोपाल नगर की स्थापना की थी।
राजा भोज ने कल्याणी के चालुक्यों से संघर्ष में सफलता प्राप्त की थी। तो राजा भोज ने क्या किया था, कल्याणी के चालुक्यों से संघर्ष किया और वहां पर सफलता प्राप्त करी। चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भेलसा और भोपाल से गोदावरी तक का क्षेत्र उसकी सीमा में था। तो जो क्या था, राजा भोज थे, उनकी सीमा में चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भेलसा और भोपाल से गोदावरी तक का जो क्षेत्र था उनकी सीमा में आता था। राजा भोज ने अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी और जो राजा भोज थे इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। 11वीं शताब्दी से मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। 11वीं शताब्दी से मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। सन 1019 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया और सन 1019 ईस्वी में जो ग्वालियर था उस पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया और वहां के राजा को पराजित किया। 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ होता है। 1019 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तथा वहां के राजा को पराजित किया और वहां के राजा को क्या कर दिया, पराजित किया। सन 1197 में मोहम्मद गौरी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया और बाद में 1197 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भी क्या किया, ग्वालियर पर आक्रमण किया। उसने भी ग्वालियर पर अधिकार कर उसे दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो जो मोहम्मद गौरी था इसने भी क्या किया, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था 1197 ईस्वी में और उसे दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के उपरांत बाबर ने भी ग्वालियर, चंदेरी व रायसेन पर अधिकार कर लिया था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसके उपरांत उसके बाद बाबर ने भी क्या किया, ग्वालियर, चंदेरी और रायसेन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। मंदसौर के युद्ध में उसने गुजरात के बहादुर शाह जफर को हराकर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी शासन स्थापित किया था। तो जो मंदसौर का युद्ध था उस युद्ध में क्या हुआ था, उस युद्ध में गुजरात के जो बहादुर शाह जफर थे उनको भी हरा दिया गया था बाबर के जो सेनापति थे उसके द्वारा और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन स्थापित किया था। मंदसौर, उज्जैन, धार, मांडू बाबर के अधीन थे। तो मंदसौर, उज्जैन, धार और मांडू ये क्या थे, बाबर के अधीन थे। बाद में शेर शाह ने मालवा पर अपना अधिकार कर सुजात खां को यहाँ का सूबेदार बनाया। बाद में जो शेर शाह था इसने क्या किया था, मालवा पर अपना अधिकार कर सुजात खां को यहाँ का सूबेदार बनाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद मालवा स्वतंत्र हो गया और शेर शाह की जब मृत्यु हुई तब मालवा जाकर के स्वतंत्र हुआ। और कुछ समय बाद सम्राट अकबर ने बाज बहादुर से मालवा छीन लिया और कुछ समय बाद जो बाज बहादुर था इससे सम्राट अकबर ने क्या किया था, मालवा को छीन लिया था। मालवा के सुल्तानों ने मांडू में अनेक प्रख्यात इमारतों का निर्माण कराया जिनमें जहाज महल, हिंडोला महल, रूपमती का महल, जामी मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा विशेष उल्लेखनीय है। तो मालवा के सुल्तानों ने क्या किया था, मांडू में अनेक प्रख्यात इमारतों का निर्माण कराया था जिनमें जहाज महल, हिंडोला महल, रूपमती महल, जामी मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा विशेष उल्लेखनीय है। अकबर ने आसफ खां नामक एक सिपह सालार को गोंडवाना पर हमला करने भेजा था। तो अकबर ने क्या किया था, आसफ खां नामक एक सिपह सालार को क्या किया था, गोंडवाना पर हमला करने भेजा। वहाँ की रानी दुर्गावती ने आसफ खां से डटकर युद्ध किया परंतु रानी दुर्गावती की पराजय हुई। लेकिन रानी दुर्गावती क्या हुई, पराजित हो गई। मुगल काल के समय सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ आदि इस क्षेत्र में प्रभावी होते गए। तो जो मध्य प्रदेश का क्या था, मालवा वाला क्षेत्र था, वहाँ पर मुगल काल के टाइम पर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ इस क्षेत्र में प्रभावी होते गए। 1370 ईस्वी के लगभग फारूकी वंश का स्थापना मलिक रजा ने की और 1370 ईस्वी के लगभग जो फारूकी वंश था उसकी स्थापना मलिक रजा के द्वारा की गई। यह फिरोज शाह तुगलक का सेवक था और जो मलिक रजा था ये क्या था, फिरोज शाह तुगलक का सेवक था। उसका शासन निमाड़ जिले में ताप्ती घाटी तक था। तो उसका जो शासन था वो निमाड़ जिले में ताप्ती घाटी तक था। इस वंश का अंत 1599 ईस्वी में हुआ जब यहाँ के राजा राज बहादुर शाह अकबर के साथ युद्ध में पराजित हुए। तो जो क्या था, फारूकी शासन था निमाड़ का। इस शासन का अंत होता है 1599 ईस्वी में और यहाँ जो राजा राज बहादुर शाह थे वो अकबर के साथ युद्ध में पराजित हुए थे। 15वीं शताब्दी में होशंग शाह ने मांडू में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। तो 15वीं शताब्दी में
होशंग शाह ने मांडू में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गोंड वंश के अंतिम राजा नूर सिंह राय का पुत्र मालवा के होशंग शाह के विरुद्ध युद्ध करता हुआ सन 1433 ईस्वी में मारा गया। तो गोंड वंश का जो अंतिम राजा नूर सिंह राय था, इसका पुत्र मालवा के होशंग शाह के विरुद्ध युद्ध करता हुआ सन 1433 ईस्वी में मारा गया तथा उसके साथ ही घंटेला गोंड वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। होशंग शाह के बाद महमूद शाह ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसने चित्तौड़ के राणा को हराया और इस विजय के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ भी बनवाया। तो चित्तौड़ के राणा महाराणा प्रताप को हराने का कार्य महमूद शाह, जो कि होशंग शाह का पुत्र था, तो उसने क्या किया था, होशंग शाह के बाद महमूद शाह ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने चित्तौड़ के राणा को हराया और विजय के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ बनवाया। देवगढ़ शाखा ने चांदा विदर्भ पर सन 1250 ईस्वी से 1751 ईस्वी तक शासन किया। तो जो देवगढ़ शाखा थी उसने चांदा विदर्भ पर 1250 ईस्वी से 1751 ईस्वी तक शासन किया। इसका अधिकृत इतिहास आईने अकबरी में प्राप्त होता है। इसका जो अधिकृत इतिहास था वो आईने अकबरी में प्राप्त होता है। बख्त बुलंद इस वंश का वीर पुरुष था और जो बख्त बुलंद थे वो इस वंश के वीर पुरुष थे। भोपाल क्षेत्र में भी गोंड राजवंश को समाप्त कर अफगान यहाँ के शासक हुए। तो भोपाल क्षेत्र में भी गोंड राजवंश को समाप्त कर अफगानों को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया। अफगान यहाँ के शासक हुए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों ने यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भोपाल से लगभग 42 किलोमीटर दूर रायसेन के सुदृढ़ दुर्ग का उपयोग उनके द्वारा किया जाने लगा। तो भोपाल से 42 किलोमीटर दूर जो क्या था, रायसेन का मजबूत किला था, उसका उपयोग उनके द्वारा किया जाने लगा। यह दुर्ग पत्थर की प्राचीर से घिरा था और इसमें 9 द्वार थे। तो जो रायसेन का दुर्ग है ये क्या था, मजबूत पत्थरों की प्राचीर से घिरा था और उसमें 9 द्वार थे। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में मराठों के उत्कर्ष की। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में मराठों का जो उत्कर्ष था ये 17वीं शताब्दी में हुआ। पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत की विजय के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव के उपरांत चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपना तृतीय पुत्र मानकर उसे सागर, जबलपुर, दमोह, धामोनी, शाहगढ़, सियालासा और गुना, ग्वालियर क्षेत्र प्रदान किए। तो जो क्या था, उत्तर भारत की विजय के दौरान कई हिस्सों पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। और पेशवा बाजीराव के उपरांत क्या था, चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपना तृतीय पुत्र मानकर उसे सागर, जबलपुर, दमोह, धामोनी, शाहगढ़, खिमलासा और गुना, ग्वालियर क्षेत्र प्रदान किए। गढ़मंडला में गोंड राजा नरहरि शाह का शासन था। गढ़मंडला में गोंड राजा किसका, नरहरि शाह का शासन था। मराठों के साथ संघर्ष में अप्पा साहब मोए और बापूजी नारायण ने उसे पराजित किया। अप्पा साहब भोसले और बापूजी नारायण ने उसे पराजित किया। इस समय तक अंग्रेज सारे देश में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे थे और इस टाइम पर जो अंग्रेज थे वो पूरे देश में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे थे। अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में पेशवा को पराजित कर जबलपुर व सागर क्षेत्र रघुजी भोसले से हथिया लिए। अंग्रेजों ने फिर क्या किया, 1818 ईस्वी में पेशवा को पराजित किया और जबलपुर व सागर का क्षेत्र क्या कर लिया, रघुजी भोसले से हथिया लिया, रघुजी भोसले से ले लिया। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद विंध्य प्रदेश पन्ना, रीवा, नागौद, बिजावर, अजयगढ़ आदि छोटी बड़ी रियासतों में विभक्त हो गया। और जब महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो गई उसके बाद जो विंध्य प्रदेश था ये पन्ना, रीवा, नागौद, बिजावर, अजयगढ़ आदि छोटी बड़ी रियासतों में विभक्त हो गया। अंग्रेजों ने पृथक पृथक संधियां कर इन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में ले लिया। और जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया, अलग अलग संधियां करके इन सभी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में ले लिया। 1722-23 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठों को लूटा। मालवा के सूबेदार राजा गिर बहादुर नागर ने मराठों के आक्रमण का सामना किया। सारंगपुर युद्ध में मराठों ने गिर बहादुर को पराजित किया। मालवा क्षेत्र उदाजी पवार और मल्हार राव होलकर के मध्य बट गया
और जो मालवा क्षेत्र था ये उदाजी पवार और मल्हार राव होलकर के मध्य बट गया। बुरहानपुर से लेकर के ग्वालियर तक का भाग पेशवा ने अपने सरदार सिंधिया को प्रदान किया। तो बुरहानपुर से लेकर के जो ग्वालियर तक का भाग था इसको पेशवा ने अपने सरदार सिंधिया को दे दिया। सिंधिया ने उज्जैन व मंदसौर तक का क्षेत्र अपने अधीन किया। और जो सिंधिया थे इन्होंने क्या किया, उज्जैन और मंदसौर तक के क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया। 1731 ईस्वी में अंतिम रूप से मालवा मराठों के 3 प्रमुख सरदारों पंवार, धार, देवास में, होलकर पश्चिमी निमाड़ से रामपुरा मानपुरा तक और सिंधिया बुरहानपुर, खंडवा, टिमरनी, हरदा, उज्जैन, मंदसौर और ग्वालियर के अधीन हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, 1731 ईस्वी में अंतिम रूप से जो मालवा था ये क्या हुआ, मराठों के 3 प्रमुख सरदारों पंवार, धार देवास में, होलकर पश्चिमी निमाड़ में, रामपुरा मानपुरा तक और सिंधिया बुरहानपुर, खंडवा, टिमरनी, हरदा, उज्जैन, मंदसौर और ग्वालियर के अधीन हो गया था। धीरे धीरे सिंधिया ने ग्वालियर, होलकर ने इंदौर और भोंसले ने नागपुर में अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो सिंधिया थे इन्होंने ग्वालियर, होलकर ने इंदौर और भोंसले ने नागपुर में अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। मराठों की दृष्टि भोपाल पर भी थी और जो मराठे थे इनकी जो दृष्टि थी वो भोपाल पर भी थी। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। युद्धोपरांत दौरा सराय की संधि हुई। तो 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ जिसमें पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस टाइम पर दौरा सराय की संधि हुई। निजाम ने नर्मदा और चंबल के मध्य के सभी क्षेत्रों पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और जो निजाम था इसने चंबल और नर्मदा और चंबल के मध्य के सभी क्षेत्रों पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। बाद में मराठों के पराभव के पश्चात एक सरदार मित्र मोहम्मद ने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पे याद रखना है कि बाद में मराठों के पराभव के पश्चात एक सरदार दोस्त मोहम्मद ने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की। बाद में बेगमों का राज्य स्थापित हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की और इस प्रकार भोपाल अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। अंग्रेजों ने मराठों के साथ पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे युद्ध में क्रमशः पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोंसले को पराजित किया। तो अंग्रेजों ने मराठों के साथ पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे युद्ध में पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोंसले को क्रमशः पराजित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में मराठा संघ में फूट पड़ गई और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था इसके टाइम पर क्या हुआ, मराठा संघ में फूट पड़ गई जिसका अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया। और अंग्रेजों ने क्या किया, उस फूट का भरपूर लाभ उठाया। अंग्रेजों ने सिंधिया से पूर्वी निमाड़ और हरदा, टिमरनी छीनकर मध्य प्रांत में सम्मिलित कर लिया। और जो क्या थे अंग्रेज थे उन्होंने सिंधिया से पूर्वी निमाड़, हरदा, टिमरनी छीनकर मध्य प्रांत में सम्मिलित कर लिया। अंग्रेजों ने होलकरों को सीमित कर दिया और जो अंग्रेज थे इन्होंने होलकरों को भी सीमित कर दिया। भारत के छोटे छोटे राजाओं को जो मराठों के अधीनस्थ सामंत थे राजा मान लिया और उनके साथ अनेक संधियां की। इस प्रकार मराठे छिन्न भिन्न हो गए एवं मालवा कई रियासतों में विभाजित हो गया। तो इस तरह से जो मराठे थे वो अलग थलग हो गए और मालवा कई रियासतों में विभाजित हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऐतिहासिक इमारतें और उनके निर्माणकर्ता की। तो ये टेबल फॉर्म में है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं इसको, ऐतिहासिक इमारतें एवं उनके निर्माणकर्ता को। तो कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और उनके निर्माणकर्ता कौन कौन से हैं, तो इनको हम लोग टेबल फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक इमारतों की, उसके बाद ये स्थान की बात करेंगे कि ये इमारत कहाँ पर है, और उसके बाद उनके निर्माणकर्ता की बात करेंगे और फिर उनके स्थापना वर्ष की बात करेंगे यदि होगा तो। आगे बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो क्या है ऐतिहासिक इमारत है ये है जय विलास पैलेस। तो जय विलास पैलेस ऐतिहासिक इमारत ग्वालियर में है और इसके निर्माणकर्ता जीवाजी राव सिंधिया थे। तो याद रखना है जय विलास पैलेस ग्वालियर, जीवाजी राव सिंधिया निर्माणकर्ता। गुजरी महल ये कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, ग्वालियर में है। गुजरी महल ग्वालियर, राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। धार का किला कहाँ है, तो धार का किला नाम से स्पष्ट है, धार का किला धार में है। मोहम्मद तुगलक के द्वारा 1344 ईस्वी में इसकी स्थापना कराई गई थी। तो याद रखना है धार का किला धार जिले में है
और क्या है, मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। स्थापना कराई गई थी 1344 ईस्वी में। असीरगढ़ का किला असीरगढ़ में है। तो असीरगढ़ का किला कहाँ है, तो असीरगढ़ में है। आसा नामक एक अहिर राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। स्थापना कराई गई थी 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेते हैं चंदेरी के किले की। तो चंदेरी का किला चंदेरी अशोकनगर में है। राजा प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण कराया था 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण चंदेरी में कराया था, जो वर्तमान में अशोकनगर जिले में पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं अशोकनगर ओरछा का किला। आगे बात कर लेते हैं ओरछा के किले की। तो ओरछा का किला कहाँ है, तो ओरछा का किला ओरछा है, जो कि वर्तमान में निवाड़ी में पड़ता है। बुंदेला राजाओं ने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। जहांगीर महल ये भी कहाँ है, तो ये भी ओरछा में है। जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 17वीं शताब्दी में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ है, तो चतुर्भुज मंदिर ओरछा में है। वीर सिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। तो बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बात कर लेते हैं गिन्नौरगढ़ के किले की। तो गिन्नौरगढ़ के किले को एक और नाम से जाना जाता है, तोते का किला। गिन्नौरगढ़ के किले को तोते के किले के नाम से जाना जाता है। गिन्नौरगढ़ में है। और ये इसकी जो निर्माण करता थे वो कौन थे, राजा उदय वर्मन थे। और 13वीं शताब्दी में इन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। तो गिन्नौरगढ़ का किला गिन्नौरगढ़ में है। उदय वर्मन इसके निर्माण करता है। 13वीं शताब्दी में इन्होंने इसका निर्माण कराया था। आगे बात कर लेते हैं रायसेन के किले की। तो रायसेन का किला रायसेन में है। राजा राजवसंती के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। निर्माणकर्ता कौन है, राजा राजवसंती रायसेन के किले के निर्माण करता है। 16वीं शताब्दी में इन्होंने यह निर्माण कार्य कराया था। अजयगढ़ का किला है पन्ना अजयगढ़ में। और क्या है, राजा अजय पाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मंदसौर का किला कहाँ है, तो मंदसौर का किला मंदसौर में पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था 14वीं शताब्दी में। तो मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी 14वीं शताब्दी में। सांची स्तूप सांची में है। सम्राट अशोक के द्वारा 2री-3री शताब्दी में कराया गया था। आगे बात कर लेते हैं जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कहाँ है, तो जंतर मंतर उज्जैन में है। जंतर मंतर मध्य प्रदेश का उज्जैन में है। और महाराजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 1733 ईस्वी में। और औरमदेव मंदिर कहाँ है, तो औरमदेव मंदिर औरमदेव नामक स्थान पर है। नागवंशी राजा रामचंद्र के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। खजुराहो के मंदिर खजुराहो छतरपुर में है। चंदेल राजाओं ने 930 से 1050 ईस्वी के मध्य खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है। चंदेल राजाओं ने 950 ईस्वी में 64 योगिनी मंदिर का भी निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। चंदेल राजाओं ने 1025 से 1050 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण कराया था। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। यशोवर्मन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 10वीं शताब्दी में। मान मंदिर ग्वालियर में है। तो मान मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 1486 से 1516 तक इसका निर्माण कार्य चला था। मृगनयनी का महल ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा इसका भी क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था। तो मान मंदिर, मृगनयनी महल ग्वालियर राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाए गए थे। आगे बात कर लेते हैं मदन महल की। तो मदन महल जबलपुर में है। राजा मदन शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 1116 ईस्वी में। सतना का स्तूप कहाँ है, तो सतना का स्तूप सतना भरहुत में है। अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जामी मस्जिद मांडू धार में है। होशंग शाह ने इसका निर्माण कराया था। अशरफी महल मांडू महमूद खिलजी ने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था 1439-69 ईस्वी में। होशंग शाह ने क्या किया था, जामी मस्जिद मांडू का निर्माण कराया था 1454 ईस्वी में। कुशक महल फतेहाबाद महमूद खिलजी के द्वारा। कुशक महल कहाँ स्थित है, तो फतेहाबाद में है। महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 1445 ईस्वी में। तो इस तरह से ये प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें, स्थान, निर्माणकर्ता और उनके स्थापना वर्ष को हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। जय विलास पैलेस ग्वालियर, जीवाजीराव सिंधिया। निर्माणकर्ता गुजरी महल ग्वालियर, राजा मानसिंह तोमर 15वीं शताब्दी। धार का किला धार, मोहम्मद तुगलक
1344। असीरगढ़ का किला असीरगढ़ आसा नामक एक अहिर राजा ने इसका निर्माण कराया था 10वीं शताब्दी में। चंदेरी का किला चंदेरी अशोकनगर प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। ओरछा का किला ओरछा में है, बुंदेला राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। जहांगीर महल जहांगीर के द्वारा ओरछा में इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया। चतुर्भुज मंदिर ओरछा वीर सिंह देव ने इसका निर्माण कराया। गिन्नौरगढ़ का किला उदय वर्मन 13वीं शताब्दी गिन्नौरगढ़ में। रायसेन का किला रायसेन में है, राजा राजबसंती के द्वारा बनवाया गया 16वीं शताब्दी में। अजयगढ़ का किला अजयगढ़ में है, पन्ना में है, अजयपाल राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। मंदसौर का किला मंदसौर में है, अलाउद्दीन खिलजी 14वीं शताब्दी। सांची स्तूप सांची सम्राट अशोक के द्वारा 2री-3री शताब्दी में। जंतर मंतर उज्जैन में है, महाराजा जय सिंह 1733 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। औरमदेव मंदिर औरमदेव के द्वारा नागवंशी राजा रामचंद्र औरमदेव जगह पर है और नागवंशी राजा रामचंद्र ने इसका निर्माण कराया। खजुराहो के मंदिर छतरपुर में है, चंदेल राजाओं ने 930 से 1050 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कराया। 64 योगिनी मंदिर ये भी खजुराहो में है, चंदेल राजाओं ने इसका भी निर्माण कराया 950 ईस्वी में। कंदरिया महादेव मंदिर ये भी खजुराहो में है, चंदेल राजाओं ने इनका भी क्या किया निर्माण कराया। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो यशो बर्मन ने 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। मान मंदिर ग्वालियर में है, राजा मान सिंह तोमर। मृगनयनी का महल ग्वालियर में है, राजा मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण कराया था 1486 मदन महल जबलपुर में है, राजा मदन शाह ने 1116 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। सतना का स्तूप सतना भरहूत में है और अशोक ने इसका क्या किया था निर्माण कराया था। जामी मस्जिद मांडू धार में है और शाह ने इसका निर्माण कराया 1454 ईस्वी में। अशरफी महल मांडू धार में है, महमूद खिलजी ने इसका क्या किया निर्माण कराया 1439-69 ईस्वी में। कुशक महल फतेहाबाद महमूद खिलजी ने इसका भी निर्माण 1445 ईस्वी में कराया। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख तिथियों की। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख तिथियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख इतिहास की प्रमुख तिथियों को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसके आगे की बातचीत की। तो दोस्तों चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।